गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जीके मिलेनियर्स। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अगले टॉपिक, जो कि हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जो कि आज हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। वो है आपका उत्तोलक। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं उत्तोलक के बारे में। तो आज हम जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? उत्तोलक, जिसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है, लीवर सबसे पहले हमको समझना कि उत्तोलक आखिर में होता क्या है और आखिर में इसका यूज जो है वो हमारे डेली लाइफ में क्या है और कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं, फिजिक्स की दुनिया में इसका क्या महत्व है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझ बात करने वाले हैं यांत्रिकी के अगले टॉपिक। यांत्रिकी में अगले टॉपिक जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं वो है उत्तोलक। उत्तोलक यानी लीवर। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि उत्तोलक आखिर में होता क्या है, यानी लीवर होता क्या है। यह एक सरल मशीन होता है। सबसे पहले तो हमको समझना कि लीवर होता क्या है या उत्तोलक होता क्या है। तो यह एक सरल मशीन है। तो सबसे पहले समझना कि यह एक सिंपल मशीन है। अब फिर आगे अगर बात करें तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु पर बल लगाकर उसके चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। आप देखे होंगे कि कोई एक यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है और इसमें एक छड़ लगा हुआ है। ये छड़ की सहायता से क्या है कि हम इसको अगर चारों तरफ से स्वतंत्रता पूर्वक अगर घुमा सकें, यानी इसको चारों तरफ से छड़ के यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर लगा हुआ है तो इसको हम क्या कि छड़ से चारों तरफ जब हम इसको घुमा सकते हैं उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। तो कह सकते हैं कि ये उत्तोलक या तो हम इसे लीवर कहेंगे। तो सिंपल ये कह सकते हैं कि एक सीधी या तो फिर टेढ़ी छड़ होती है जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। अब इसका हम समझेंगे कि आखिर में इसका महत्व क्या होता है और कितने टाइप्स के लीवर होते हैं, यानी उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं। तो उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि उत्तोलक जो मुख्य रूप से कितने बिंदु हैं, तो मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। लेकिन उसके पहले क्या है कि हमको कुछ पॉइंट को हमको जानना आवश्यक है। उसके पहले हम कुछ शब्दावलियों को हम समझेंगे, कुछ बिंदुओं को हम समझेंगे। उसके बाद क्या है कि इस चीज़ को हमको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें जो पहला बिंदु है वो आपका आता है आलंब। आलंब यानी इसे हम फलक्रम भी कहते हैं। आलंब यानी फलक्रम। अब फलक्रम होता क्या है? तो जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे हम आलंब कहते हैं। अब याद रखिएगा, आलंब हम वैसे बिंदु को कहते हैं जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। अब समझिए, हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम समझे तो इस तरह से कुछ हम समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप देखे होंगे कैंची जो होता है वो कुछ कह सकते हैं कि अगर कैंची का बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा हम फिगर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो बीच बिंदु है ये क्या है कि कैंची जो है वो चारों तरफ घूम सकता है। यानी अगर बात करें इस टाइप से, अगर कैंची है यहाँ पे है, ये पकड़ने वाले बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे क्या है कि इस तरह से ये कैंची बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ये बीच वाला बिंदु है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है कि ये कैंची जो है वो चारों तरफ घूम सकता है। इसको जब हम आगे पीछे करेंगे, यानी इसको और इसको जब यहाँ से हम पकड़ करके इसको हम कह सकते हैं कि जब घुमाएंगे तो ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक पूरा घूम सकता है। तो बीच वाले को हम क्या कहते हैं? इसे हम फलक्रम या तो फिर इसे हम आलंब कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? फलक्रम या तो फिर आलंब कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आयास। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है आपका आयास, जिसे हम एफर्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो एफर्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एफर्ट आखिर में या आयास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें कि फलक्रम या आलंब, जहां से कह सकते हैं कि वैसे बिंदु जहां से उत्तोलक की छड़ जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे हम क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं, यानी फलक्रम कहते हैं। लेकिन आयास यानी दूसरा बिंदु जो है वो आयास है, जिसे हम एफर्ट कहते हैं। अब कोई भी चीज अगर कहीं हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ एफर्ट तो लगाते हैं ना, जिसको हम आयास कहते हैं। तो कहते हैं कि उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसी को हम आयास कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाले बिंदु है कि आलंब वैसे स्थान है जहां से स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। वैसे बीच का पॉइंट, जैसे हम देखते होंगे कि बचपन में हम एक झूला देखने को हमको मिलता था। इस टाइप से एक झूला होता था और यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि देखो ये बीच पॉइंट पे क्या है कि जैसे इधर लोड बढ़ेगा तो ये डाउन होगा
अगर इधर लॉर्ड ज्यादा होगा तो इधर डाउन होगा, लेकिन ये बीच का बिंदु ऐसा है जो कि कह सकते हैं कि ये चारों तरफ घूम रहा है, तो इसी को हम फलक्रम कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें जैसे हम एफर्ट इधर अगर ज्यादा लगाते हैं, एफर्ट अगर इधर ज्यादा लगाते हैं तो क्या होगा, इसी को हम आयास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आयास कहते हैं, या तो फिर एफर्ट कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, जहां पे कह सकते हैं कि चारों तरफ बिंदु घूम जाएगा वो फलक्रम हुआ, जिसे हम आलंब कहते हैं। और जहां से हम कह सकते हैं कि ताकत लगाते हैं, जहां से हम कह सकते हैं कि जो बल लगाते हैं उसका उपयोग लाने के लिए, जैसे अगर हमको लगा कि हमको इस इधर नीचे करना है, इसको अगर डाउन करना है, तो हमको क्या यहाँ पे तो कुछ हमको ताकत लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जब हम ताकत लगाएंगे तो वो क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे कार्य जो हुआ ये दो टाइप से होता है, इसे हम या तो भार कह सकते हैं, लोड कह सकते हैं, या तो फिर वर्क कह सकते हैं। तो यहाँ पे एफर्ट लगाए तो वर्क कहाँ पे हुआ, वर्क मेरा यहाँ पे हुआ। याद रखना है, बीच में फलक्रम था यानी आलंब था, यहाँ पे हमने ये बिंदु था, यहाँ पे हमने एफर्ट लगाया और वर्क कहाँ पे हुआ, वर्क यहाँ पे हुआ। तो ये तीनों बिंदु को आपको समझना आवश्यक है। पहला है फलक्रम, दूसरा है एफर्ट, और तीसरा है वर्क या तो फिर लोड। अब एक एक करके हम उन अगर बात करें कि परिभाषा क्या होगा तो उन सभी चीजों को हम समझ लेते हैं। जैसे पहला तो आलम हम समझ गए। आयास कहते हैं कि एफर्ट, उत्तोलक का उपयोग, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो आयास कहते हैं। उस पर जो बल लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। फिर तीसरा आता है वो है भार यानी लोड। इसे हम वर्क भी कह सकते हैं, इसे हम वर्क भी कह सकते हैं, डब्ल्यू से भी शो करते हैं और या तो फिर इसे एल से भी शो कर सकते हैं। अब समझना कि भार या लोड होता क्या है। तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। या तो फिर किए गए कार्य को जो भी किया गया कार्य हुआ, यानी हमने बताया कि यहाँ पे ये था, इस टाइप से हमने क्या किया, यहाँ पे बल लगाया यानी यहाँ पे हमने एफर्ट लगाया, तो कार्य क्या हुआ, ये जो था वो पोर्शन ऊपर चला गया और ये क्या हुआ, ये पोर्शन जो वो डाउन हो गया। तो आप झूले में ये बेहतर समझे होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वो है उत्तोलक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लीवर। तो उत्तोलक के प्रकार अगर बात करें तो उत्तोलक के मुख्य रूप से 3 टाइप्स हम देखते हैं। उसमें से हम पढ़ेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। लेकिन यहां से भी जो आपसे सवाल पूछा जाता है वो आपका एग्जाम्पल से ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। यहां से भी आपके एग्जाम्पल से जो है वो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। जिस तरह से इससे पहले हम पढ़े थे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, वहां पे क्या था कि तीनों एग्जाम्पल वहां से ज्यादा पूछे जाते थे। इसी टाइप से यहां से भी जो है वो आपके एग्जाम्पल जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी हम पूरे कंसेप्चुअली जो है वो पढ़ते जाएंगे और समझते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता क्या है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक अगर बात करें कि कहता है कि जब आलंब, जिसे हम फलक्रम कहते हैं, जब आलंब आयास और भार के मध्य होता है, जब आलंब जो होता है वो आयास और भार के मध्य या तो फिर इसके बीच में होता है, तो उसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। अब फिर से हमको समझना है कि ये कंडीशन कब आएगा। तो वो एग्जाम्पल के अगर तौर पर अगर देखें तो देख सकते हैं कि एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें ले सकते हैं, जैसे कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, चक्रीय झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, डंडी तराजू आदि। और फिर कह सकते हैं कि साथ ही साथ नाव की पतवार, गुलेल, ये सभी जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कहीं ना कहीं फर्स्ट श्रेणी के या तो कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के ही ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल होंगे। जैसे हमने कैंची का बात किया, फिर अगर बात करें पिलास का, तो पिलास भी आप देखे होंगे, पिलास भी कुछ इसी तरह से कंडीशन में काम करता है जिस तरह से कैंची हम देख सकते हैं। सिंडासी या तो फिर कील उखाड़ने की जो मशीन होता है उसको, जैसे कील उखाड़ने की मशीन होता है, मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से कील उखाड़ने का मशीन होता है। हमने क्या किया, यहाँ पे ये कंडीशन घूमता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फलक्रम यहाँ पे बीच में आया। हमने क्या किया, कार्य यहाँ पे किया, कार्य हमने यहाँ पे किया यानी वर्क कह सकते हैं कि एफर्ट हमने यहाँ पे लगाया, एफर्ट हमने यहाँ पे लगाया, और वर्क कहाँ हुआ, जो हमने यहाँ पे कील फंसाया, कील को फंसा करके हमने कील फंसाया और कील को हम क्या किए, उखाड़ दिए। तो यहाँ पे क्या कि एफर्ट हमने यहाँ लगाया, ये घूमा कहाँ पे, जो चारों तरफ से स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, तो ये बीच वाला पार्ट हुआ जिसको हम आलंब कहते हैं या तो फलक्रम कहते हैं। और वर्क कहाँ हुआ, तो वर्क मेरा यहाँ पे हुआ यानी कील मेरा यहाँ पे उखड़ गया। तो आप जब भी बात करें कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक वो कौन से होंगे, तो याद रखना है कि बीच में एफ होगा यानी फलक्रम होगा, या तो फिर वैसा बीच में बिंदु, वैसा पॉइंट होगा जो चारों तरफ से घूम सकता है। जैसे हमने इसके पहले कैंची का बात किया,
कैंची का बात किया तो कैंची कुछ इस तरह से अगर काम करता है, जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ पे पकड़ने वाला ये कैंची का पार्ट होता है, तो ये बीच में क्या है, ये बीच का पॉइंट जो इसी को तो हम फलक्रम कहते हैं, जहाँ से घूम सकता है ये बीच वाला फलक्रम हुआ। हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एफर्ट लगाया, ये दोनों को कह सकते हैं कि एफर्ट लगाया। यहाँ पे हमने यहाँ पे एफर्ट लगाया, वर्क कहाँ पे हुआ, तो कपड़ा हम जब काटने का काम करते तो कैंची से कटा यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि एफर्ट दूसरी जगह लगाया, फलक्रम बीच में है और वर्क मेरा कहाँ हुआ, तो वर्क मेरा यहाँ पे हुआ। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप्स ऑफ, कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक या तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ लीवर, उसी को हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके अगर कहीं बात करें किस तरह से ये कार्य होगा। तो सबसे पहले आप बीच में देख सकते हो कि बीच में ये एफर्ट लगा, कह सकते हैं कि फलक्रम है, बीच में फलक्रम है जिसे आलंब कहते हैं। एफर्ट हमने यहाँ पे लगाया, एफर्ट हमने यहाँ लगाया, और भार या तो फिर कार्य यानी लोड या तो फिर वर्क यहाँ पे पड़ेगा। जैसे हम एफर्ट इधर लगाएंगे तो मेरा वर्क या तो फिर लोड क्या होगा, इधर पड़ेगा। तो इसी तरह से हम इसको हम ले सकते हैं। अब इसमें से कुछ पूछा जाता है कि इसका यांत्रिक लाभ, यहां से कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसमें यांत्रिक लाभ जो होता है वो सदैव एक से अधिक, एक से कम या तो फिर एक के बराबर भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है कि ऐसा कंडीशन होगा, तो इसका हम भी आगे आगे हम बात करेंगे, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो क्या होता है, तो इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। ऐसा कंडीशन भी आएगा, वो सभी चीजों को हम देखते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल समझना कि जब आलंब जो है वो आयास और भार के मध्य, यानी आलंब जो है वो आयास और भार के बीच में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहा जाता है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हम उसे कहेंगे जिसमें आलंब जो है वो बीच में होगा, यानी आपको बीच वाला पार्ट आपको याद रखना है कि इसमें बीच में कौन होगा, तो आलंब होगा, जिसे हम फलक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, कैंची, पिलासी, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, ये किस श्रेणी के उत्तोलक हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक या तो फिर तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो यहां से आपका आंसर होगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल्स हैं। आगे अगर हम बात करें तो फिर अगर देख सकते हैं कि शीश झूला, आप देखते होंगे शीश झूला का भी एग्जाम्पल है। साथ ही साथ एक आप इस टाइप से आप झूले देखे होंगे, ये एक झूला होता है आपका, ये टाइप से झूला लगा होता है। यहाँ पे क्या है कि ये चारों ओर घूमता है, यहाँ से ये चारों ओर घूमता है। हमने वर्क कहीं पे, कार्य कहीं कह सकते कि हमने एफर्ट कहीं लगाया दूसरे जगह पे, और वर्क कहाँ पे हो रहा है, तो दूसरे जगह पे हो रहा है। ये शीश झूला हो गया। फिर चक्रीय झूला होता है। साइकिल का ब्रेक, आप साइकिल का ब्रेक देखे होंगे कि साइकिल का ब्रेक हम लगाते हैं, जो हैंडल होता है, तो यहाँ पे क्या है कि हम साइकिल का ब्रेक लगाते हैं, यहाँ पे हम साइकिल का ब्रेक लगाते हैं। लेकिन एक देखे होंगे कि यहाँ से तार जाता है और यहाँ पे लगा होता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट होता है नीचे, और नीचे पॉइंट होता है, तो पॉइंट पे वो काम करता है, वो फलक्रम कहलाता है, यानी बीच में फलक्रम कहलाया। हमने एफर्ट यहाँ लगाया और रुका कौन, तो रुका यहाँ पे आपका टायर, जो टायर था वहाँ पे ये रबर लगा होता है, देखे होंगे, ये टायर रुक गया। यानी हमने एफर्ट लगाया यहाँ पे, इसका फलक्रम यानी जहाँ से ये स्वतंत्रता पूर्वक एक देखेंगे पॉइंट जैसा लगा होता है जो कि आगे पीछे होता है, तो वो कह सकते हैं कि फलक्रम हुआ। और वर्क कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे टायर पे हुआ, यानी कह सकते हैं कि चक्के को रोकता है। तो ये जो है सभी एग्जाम्पल जो है। उसी तरह से हैंडपंप है। हैंडपंप भी जो होता है, आप देखे होंगे हैंडपंप अगर बात करें कुछ इस तरह से अगर देखा जाए, और अगर इस तरह से हम बात करें तो हैंडपंप इस तरह से लगा होता है, आप देखे होंगे। हैंडपंप में क्या होता है कि जब भी हम अगर कहीं मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क किया, हमने यहाँ पे एफर्ट लगाया, हमने यहाँ पे क्या किया, एफर्ट लगाया, ये घूम कहाँ रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, तो इसका फलक्रम कहाँ पे हुआ, बीच में हुआ। फलक्रम कहाँ पे है, बीच में हुआ। लेकिन वर्क कहाँ हुआ, ये देखिए यहाँ से जो पाइप आता है, ये पाइप ही तो वर्क कर रहा है, यही पाइप खींच करके फिर पानी आता है, जिसके कारण से ये पानी कह सकते हैं कि नीचे गिरता है, तो यही तो कार्य कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि कई सारे एग्जाम्पल्स के तौर पर आप इन सभी चीजों को आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो याद रखिएगा, सारे इसके एग्जाम्पल्स आपको इंपॉर्टेंट है। ये सारा जितना भी एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए। रटना क्या है, सिंपल चीज है, सिंपल समझना है कि जब बीच का पॉइंट ऐसा होगा जो कि स्वतंत्रता पूर्वक घूमेगा, एक साइड एफर्ट होगा,
बीच में फलक्रम होगा और दूसरे साइड जो है वो इसका कार्य होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहेंगे। और इसका यांत्रिक लाभ आपको याद रखना है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। जैसे अगर हम समझते हैं थोड़ा सा इस चीज को, हम समझते हैं कि यहीं पे हम समझते हैं कि ये कैसे बराबर होगा या तो एक से अधिक भी कैसे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये हम ले लिए इसका फलक्रम, इसको हम मान लिए एफ, यहाँ पे हम मान लेते हैं एफर्ट लगाए, यहाँ पे हम एफर्ट लगाए, यहाँ पे वर्क हो रहा है, मान लेते हैं इसका वैल्यू हम 1। तो अगर जैसे हम बोले कि जितना एफर्ट लगाएं अगर उतना ही कार्य हुआ, जितना एफर्ट लगाएं अगर एक एफर्ट लगाएं और एक ही कार्य हुआ, तो हम क्या कहेंगे, एफर्ट और वर्क क्या हुआ, ये दोनों बराबर होगा। यानी यांत्रिक लाभ वैसे कंडीशन पे क्या होगा, एक के बराबर होगा। जैसे हम मानते कि एफर्ट ज्यादा लगा और वर्क जो है वो कम हुआ, एफर्ट ज्यादा हुआ लेकिन वर्क मेरा क्या हुआ, कम हुआ, तो हम कह सकते हैं कि एक से कम भी हो सकता है। या तो फिर कह सकते हैं कि एफर्ट हमने बहुत कम लगाया लेकिन वर्क मेरा बहुत ज्यादा हुआ, तो कह सकते हैं कि एक से अधिक भी हो सकता है। तो यांत्रिक लाभ मेरा 3 कंडीशन पे हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। तो याद रखिएगा इन तीनों कंडीशंस को। चलिए हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको कंडीशन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। जैसे सेकेंड टाइप्स ऑफ लीवर्स का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जब कहता है कि बल या कार्य यानी लोड या तो फिर वर्क आलंब और आयास के मध्य हो, तो उसे हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, एक आप सरौता जिसे नट क्रैकर भी कहते हैं, नट क्रैकर, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन जो आता है लेमन स्क्वीजर, फिर है तंबाकू काटने की मशीन, जो जिसे हम तंबाकू काटने के लिए जो गुटखा वगैरह दुकान में जो होता है जहाँ पे पान वगैरह बेचा जाता है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि तंबाकू काटने के लिए एक मशीन रखा जाता है, वो भी जो है वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के ही एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद फिर एक पहिया वाला व्हील जो गाड़ी कचरा ढोने वाला होता है, वो भी जो होता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो ये 4-5 आपको एग्जाम्पल्स जो वो आपको याद रखने हैं। और फिर पहले में हम क्या बोले, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में जो होगा वो एफ होगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो बीच में होगा वो डब्ल्यू होगा, यानी वर्क या तो फिर लोड, वर्क यानी फिर लोड, ये बीच में होगा। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जो होता है जिसमें एफर्ट जो होता है वो बीच में होता है, यानी एफर्ट आपको बीच में लगाना पड़ेगा, कार्य दूसरे जगह साइड में होगा और फलक्रम जो होगा वो साइड बिंदु में होगा। उन सभी चीजों को हम एक एक करके हम समझेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल्स को। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ हम यहाँ पे फिगर बना हुआ है। जैसे आप देखते होंगे कि खैनी काटने के लिए मशीन जो बनाया जाता है वो कुछ यहाँ पे ऐसे लगा होता है, यहाँ पे नीचे लकड़ी लगा होता है, यहाँ पे नीचे लकड़ी लगा होता है। ये क्या हुआ कि इस तरह से कुछ मशीन बना हुआ है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये पकड़ने वाला बना हुआ है। हमने क्या किया, एफर्ट यहाँ पे लगाया, घूमा, ये बिंदु घूम कहाँ से रहा है, तो यहाँ पे ये फलक्रम कहलाया, ठीक है। लेकिन जो मेरा कटा, मान लेते हैं यहाँ पे हमने सुपारी एक रख दिया, यहाँ पे हमने सुपारी रख दिया, यहाँ पे ये कटने वाला मशीन होता है, जैसे हम इसको नीचे करेंगे वैसे मेरा यह कार्य कहाँ पे हुआ, बीच में ये कट गया। लेकिन घूमता जो है वैसा पॉइंटर बिंदु जहां से ये घूम रहा है तो ये साइड वाला बिंदु हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहेंगे। तो याद रखना है, जब भी हम एफर्ट साइड में लगाएं, वर्क मेरा बीच में हो रहा हो और फलक्रम जो है वो जहां से कह सकते हैं कि बिंदु जहां से घूम रहा है वो दूसरे जगह से, वो क्या कहलाएगा, फलक्रम या तो फिर आलंब कहलाएगा। तो इन सभी चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर अगर बात करें इस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होता है वो सदैव एक से अधिक होता है। याद रखिएगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो इसका यांत्रिक लाभ एक से सदैव अधिक होता है। जैसे हम सपोज दैट समझ सकते हैं, जैसे अगर बात करें ए बराबर, जैसे यहाँ पे बिंदु आप देख सकते हैं ए है, यहाँ पे बिंदु बी है और यहाँ पे बिंदु एफ है। तो ए बराबर अगर हम निकालना चाहें तो डब्ल्यू यानी वर्क या तो फिर लोड जो है बटा ई यानी बटा एफर्ट। अगर मान लेते हैं वर्क हमने 15 किया लेकिन एफर्ट हमने क्या लगाया, एफर्ट हमने 10 ही लगाया, यानी एफर्ट जो है वो हमेशा जो होता है यहाँ पे कम होता है लेकिन उसका वर्क जो होता है वो ज्यादा होता है। यानी कम ताकत पे कह सकते हैं कि कम ताकत पे अगर ज्यादा हमको लाभ हो रहा है तो वही तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। आखिर में नींबू निचोड़ने की मशीन जो है वो इसका मशीन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि हाथ से हमें काफी ज्यादा ताकत लगता है नींबू निचोड़ने में, जबकि इसमें क्या है कि बहुत कम ताकत लगा करके भी हम आसानी से जो वो नींबू को निचोड़ सकते हैं।
उसी तरह से सरौता का भी जो प्रयोग किया जाता है इसी टाइप से किया जाता है। तंबाकू काटने की मशीन अगर हाथ से हम काटने जाएंगे तो बहुत ज्यादा ताकत हो सकता है, हमको लग सकता है, लेकिन अगर इसका हम प्रयोग करके अगर कहीं हम करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हमको एफर्ट बहुत कम लगाना पड़ता है, यानी कम ताकत में हम यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। फिर एक पहिए का जो कचरा ढोने वाला मशीन कह सकते हैं कि जो गाड़ी होता है एक पहिए वाला, वो भी क्या है कि ये इसी का एग्जाम्पल्स है। फिर कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा, आप देखते होंगे कि कब्जा पर जो दरवाजा घूम जाता है, अगर वहां पे कब्जा नहीं लगा होता तो कितना ताकत लगता हमें। वहां पे क्या कि ये सारे एग्जाम्पल जो वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल है। याद रखिएगा यहाँ पे हमेशा एफर्ट कम लगता है लेकिन वर्क जो हमें देता है वो ज्यादा देता है, यानी लोड या तो फिर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एफ इज ग्रेटर देन बी एफ, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि ए एफ का जो वैल्यू होगा यानी ए से लेकर यहाँ तक, यानी ये पूरा बिंदु जो होगा वो कह सकते हैं कि हमेशा जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, बी पॉइंट बी और एफ के ये बीच के, यानी ए एफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बी एफ के ये दूरी से। यानी कह सकते हैं कि हमने कम एफर्ट लगाया लेकिन वर्क मेरा क्या हुआ, अधिक हुआ। तो ये जो होगा वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। चलिए बात करते हैं हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो है वो हमने पहले चर्चा किया कि पहला में एफ जो होगा वो बीच में होगा, यानी फलक्रम जो होगा वो बीच में होगा, जिसे हम आलंब कहते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या हम बीच में होता है, वर्क होता है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जो बीच में होता है वो क्या होगा, तो वहां पे आपका एफर्ट होगा यानी आयास होगा। याद रखिएगा जब एफर्ट जो अगर बीच में लग रहा है, अगर एफर्ट हमने बीच में लगाया और वर्क कहीं साइड में हुआ, फलक्रम भी कहीं साइड में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हम कहलाता है। तो ये श्रेणी जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। चलिए हम समझते हैं इन सभी चीजों को और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चिमटा जिसको हम टंग्स कहते हैं, मनुष्य का हाथ, फिर एक किसान का हल, स्टेपलर जैसे हम स्टेपलर देखते होंगे, साथ ही साथ चाकू, मनुष्य का जबड़ा, ये सभी जो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यहां से कह सकते हैं कि इतना सारा एग्जाम्पल हम बता दिए कि ये एग्जाम्पल से आपको बाहर अगर यहां से सवाल पूछा जाता है तो यहां से ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा इससे बाहर, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं कि जितने एग्जाम्पल्स बन सकते थे वो सभी एग्जाम्पल्स हमने लिया है। हो सकता है कि आपके दिमाग में और कुछ एग्जाम्पल्स चल रहा होगा, तो उन सभी चीज़ों को आप कह सकते हैं कि आप एक डेली लाइफ यूज में आप उसको करके देखें, तभी आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिजिक्स कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज़ है, आप डेली लाइफ में उसे कह सकते हैं कि संशोधित करके देखें या तो करके देखें, तब आपको वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एक चिमटा को पकड़िए, आपके घर में तो चिमटा होगा ही जिसको हम रोटी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और भी जैसे घर में देखते हैं कि माँ रोटी बनाती है तो उसके लिए क्या प्रयोग करती है, चिमटे का प्रयोग करती है ना, इस तरह से बना होता है, इस तरह से बना होता है चिमटा। हमने क्या किया, यहाँ पे ये बिंदु जो है ये फलक्रम कहलाता है, ये क्या है, ये फलक्रम बिंदु कहलाता है, यानी ये जो पॉइंट है जहां से ये घूमता है। हमने क्या किया, बीच में हमने एफर्ट लगाया, यानी यहाँ पे हमने बीच में दबा दिया, इसको जैसे दबाए तो वर्क मेरा कहाँ हुआ, कोई चीज अगर मान लेते हैं, कोई अगर यहाँ पे मान लेते हैं रोटी है, तो इसको हमने एफर्ट यहाँ पे लगाया, वर्क मेरा कहाँ हुआ, वर्क मेरा यहाँ पे हुआ। तो हम देख सकते हैं कि एफर्ट मेरा कहाँ है, बीच में है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक ये कहलाएगा। यानी हमने एफर्ट बीच में लगाया, यानी ताकत जो है वो हमने कह सकते हैं कि या आयास। अरे आयास अगर नहीं समझ में आ रहा हो, अगर एफर्ट का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि एफर्ट का अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि एफर्ट मतलब अगर आयास होता है, तो अगर इस तरह से आयास अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आयास नहीं याद रखिए, प्रयास तो याद रख सकते हैं ना, प्रयास याद रख सकते हैं ना। एफर्ट यानी प्रयास ही तो होता है, और प्रयास से आपका शब्द मिलता जुलता लग रहा है आयास। अगर बहुत बार बहुत लोगों को लगता है कि ये फलक्रम मतलब आलंब होता है, चलिए इसको हमको नहीं याद करना है। भार या कार्य तो आपको पता होगा, वर्क या तो लोड ये तो पता होगा, बस हमको एक चीज समझ लेना है, एफर्ट। अगर एफर्ट हमने याद कर लिया कि एफर्ट मतलब आयास होता है, एफर्ट यानी प्रयास ही तो करना होता है, जो प्रयास हम करते हैं या जो एफर्ट लगाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, एफर्ट कहेंगे। तो वो क्या है, जब बीच में होगा तो उसे हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। और याद रखिएगा इसका हम पीडीएफ जो है वो आपको भेज देंगे, उससे आप नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। इसका हम पीडीएफ जो वो कह सकते हैं कि अपने टेलीग्राम चैनल पे और भी जगह जो है वो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो उसमें हम भेज देंगे, ठीक है। तो उसमें आप लिख लीजिएगा इसके सारे नोट्स को, तो नोट्स के लिए चिंता नहीं करें, वो सारे हम पीडीएफ इसका हम भेज देंगे आपको। उसके बाद आगे अगर बात करें तो
इस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होता है वो सदैव 1 से कम होता है। तो यहां पे 3 कंडीशन बना। पहला में क्या था, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमने एक चीज देखा कि वहां पे जो होता है वो जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हमने देखा कि हमेशा एफर्ट कम लगाकर हमको फायदा जो वो ज्यादा मिल रहा है, यानी वर्क मेरा ज्यादा हो रहा है, लेकिन एफर्ट को हमको क्या है कि कम लग रहा है, यानी कम एफर्ट पे हम पे वर्क ज्यादा कह सकते हैं कि कर सकते हैं। तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक था। लेकिन यहां पे उल्टा है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि हमको क्या है कि थोड़ा सा एफर्ट हमको क्या है कि यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, थोड़ा वर्क इसमें कम होता है। क्योंकि आप देखते होंगे चिमटा में क्या है कि हमको काफी ज्यादा थोड़ा सा ये करना पड़ता है तो हम इस चीज को उठा पाते हैं। और मनुष्य का हाथ भी उसी टाइप से है, किसान का हल, स्टेपलर जब आप पिनअप करते होंगे तो वहां पे भी देखते होंगे कि हमको कह सकते हैं कि एक छोटा सा पिनअप के लिए हमको ताकत अच्छा खासा लगाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम ताकत अच्छे से नहीं लगाएंगे तब तक वो अच्छे से जो है वो पिनअप नहीं होगा। फिर चाकू, हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, चाकू भी, क्योंकि हम जैसे ये चाकू है, अगर बात करें ये चाकू की, तो ये चाकू में क्या होता है कि ये चाकू में हम क्या करते हैं कि पहले तो हम पकड़े, यहाँ पे हमने एफर्ट लगाया, यहाँ पे क्या अगर मान सकते हैं इसका फलक्रम अगर यहाँ पे मान लें तो वर्क कहाँ पे हुआ, वर्क मेरा यहाँ पे हुआ। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जैसे जितना आगे आप काटेंगे, जितना आप आगे काटने का प्रयास करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपको ताकत ज्यादा लग सकता है। अगर यहाँ से आप काटेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा एक ताकत जो होगा आपका एफर्ट कम लग सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि चाकू भी हम इसको मान सकते हैं कि ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य का जबड़ा, आप मनुष्य का जबड़ा भी ले सकते हैं, वो कह सकते हैं कि थर्ड श्रेणी के लीवर जो है वो कह सकते हैं कि थर्ड टाइप्स ऑफ लीवर है, यानी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है वो चाकू भी होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स इस टाइप से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे फलक्रम है, एफर्ट हमने बीच पे लगाया और लोड या तो वर्क फिर यहाँ पे हुआ। इस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसको हम याद कैसे रखें, थोड़ा सा हमको समझना है कि आखिर में हम इस चीज को याद कैसे रखेंगे लंबे समय तक, अगर हमको याद रखना हो तो चलिए हम इसको याद करने का थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो हम 3 उत्तोलक की बात की, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में जो होता है आपको हमेशा याद रखना है वो बीच में कौन होगा, क्योंकि साइड में इधर भी या तो इधर एफर्ट लगा दिए या इधर वर्क लगा दिए, या तो इधर वर्क कर दिए इधर एफर्ट लगा दिए, लेकिन हमको बीच में याद है फलक्रम, यानी जैसे बीच में याद रखे फलक्रम यानी आलंब, तो हमको जैसे बीच में एफ हुआ यानी समझ जाएंगे कि ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। आप देख रहे होंगे कि एफ में जो है, एफ में अगर इस तरह से एफ अगर बात करें, ठीक है, इसको हम फिर से समझते हैं। जैसे एफ अगर लिखेंगे तो एफ आप देख सकते हैं इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 लाइन शो कर रहा है, एफ में 2 लाइन शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि ये 2 लाइन शो कर रहा है, इसको हम क्या कर दिए 2 मान लिए, यानी 2 इसको हम मान लिए, ठीक है। उसी तरह से डब्ल्यू अगर बात करें, डब्ल्यू यानी वर्क, या तो भार या तो फिर इसे कार्य कर सकते हैं। बीच में अगर आलंब होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। दूसरा में है डब्ल्यू, आप डब्ल्यू में देखिए, फिर डब्ल्यू में अगर इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एक तो ये हम मान सकते हैं 1 और एक ये 2 और ये आधा मान सकते हैं, इसको आधा मान सकते हैं ये लाइन को, तो ये कह सकते हैं कि ये 2.5 हुआ, ये 2 हुआ, और कह सकते हैं कि ई। और तीसरा में तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जो होता है बीच में वो होता है एफर्ट यानी ई होता है, यानी बीच में कौन होता है ई होता है थर्ड श्रेणी के उत्तोलक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाइन दिख रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है। अब समझिए कि फलक्रम यानी एफ में 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले कौन, सबसे पहले जो होगा वो कौन होगा 2 होगा, उसके बाद 2.5, उसके बाद 3। तो पहला प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर आप आसानी से इसे पढ़ के याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, उससे भी आप याद रख सकते हैं। नहीं अगर समझ में आता है तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। हमारा एक ही तात्पर्य है कि आपको याद कराना, आपको समझाना कि कैसे हम इस चीज को याद रख सकें। और हमका एक ही कह सकते हैं कि हमारा एक ही तात्पर्य तो होता है कि हमको ये लंबे समय तक कैसे याद रहे। अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको याद कर पा रहे हैं। जैसे याद करेंगे हमारे लिए बेहतर है, हमको सिर्फ याद होना चाहिए बस। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये श्रेणी के उत्तोलक के बाद अगला हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति।
तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे, वो हम बात करेंगे कार्य और ऊर्जा के बारे में। कार्य और ऊर्जा के बारे में, शक्ति हम जो है वो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे शक्ति, और भी जो भी आगे इसका कार्य होगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले समझते हैं कि कार्य या वर्क आखिर में होता क्या है। तो अगर कार्य या वर्क की अगर बात करें तो पढ़ना, लिखना, खाना, गाड़ी चलाना, ये सभी दैनिक जो भी कार्य कर रहे हैं ये क्या है, एक कार्य ही तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है, हमारे भौतिकी में जो कार्य का एक कह सकते हैं कि जो डिफिनेशन होता है वो थोड़ा सा अलग है। हम एक जनरली जो कार्य करते हैं, पढ़ना, लिखना, खाना, बोलना, चलना, गाड़ी चलाना, ये सभी जो एक कार्य ही कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर भौतिकी के आधार पर अगर देखा जाए, कि भौतिकी के आधार पर अगर देखा जाए या फिजिक्स की दुनिया पे अगर देखा जाए, तो वर्क का एक अलग थोड़ा सा इसमें हम एक कह सकते हैं कि इसका डिफिनेशन जो वो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं फिजिक्स के संदर्भ में, यानी भौतिकी के संदर्भ में। तो यहां पे कहा जाता है कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा होगा, चलिए हम इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। अगर बात करें कि कोई भी वर्क अगर कार्य की माप लगाए गए बल, जो भी हम किसी कार्य को करने के लिए आखिर में कोई एक हम फोर्स तो लगाते हैं, यानी बल का प्रयोग करते हैं, तथा बल की दिशा में, और मान लो अगर कोई वस्तु यहां पे है, इसको हमने इस दिशा में फोर्स लगाया, इस दिशा में हमने क्या किया, फोर्स लगाया, जिस दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। तो कार्य के बल की दिशा में, इसी दिशा में जो इसका कह सकते हैं कि ये वस्तु जो विस्थापित होगा, अब ये डिपेंड करता है कि हम बल किस तरह से लगाए, उसी तरह से मेरा वस्तु का विस्थापन भी होगा। अगर थोड़ा सा बल लगाएंगे इसका विस्थापन कम होगा, अगर ज्यादा ताकत इसमें हम अगर फोर्स इसमें ज्यादा डालेंगे तो इसका विस्थापित भी जो पिंड होगा वो ज्यादा दूरी तक होगा। और उसके बाद कह सकते हैं कि विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम समझते हैं आगे। सबसे पहले अगर बात करें तो यह अदिश राशि है, कार्य जो है वो क्या है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक अगर पूछा जाए तो जूल होता है। और याद रखिएगा जूल जो है वो जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये एक साइंटिस्ट थे, इसी के सम्मान में इसका जो है वो यूनिट रखा गया है जूल। हालांकि इसका पहले जो यूनिट था वो इसका यूनिट था न्यूटन मीटर, पहले इसका यूनिट था न्यूटन मीटर, लेकिन बाद में इसे कह सकते हैं कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इसी के सम्मान में इसका नाम जो है वो, इसका एसआई यूनिट का नाम जो है वो जूल रखा गया है। तो याद रखिएगा अगर बोला जाए कि कार्य बराबर होता क्या है, तो बल गुना बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ। सिंपल ही तो बात है, कोई भी अगर कार्य हम कर रहे हैं, अगर हमने एक पिंड है, यहां से हमने ये फोर्स लगाया और ये पिंड कहीं पे यहां से विस्थापन ये हुआ ही नहीं, अगर ये विस्थापन हुआ ही नहीं तो हम क्या कहेंगे कि ये मेरा वर्क हुआ? नहीं, वर्क डन मेरा तो हुआ ही नहीं। वर्क मेरा क्या है? वर्क डन मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इस पिंड का कोई गति कह सकते कि दिशा में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। जो स्थान में पहले था वो पिंड अभी भी वहीं पे है। तो हम कह सकते कि वर्क डन जो मेरा या कार्य जो वो मुख्य रूप से मेरा नहीं हुआ। लेकिन हमने यहां से फोर्स लगाया, एक दूसरे पिंड अगर देखा जाए यहां पे है, इसमें हमने क्या किया, यहां पे फोर्स लगाया इसे, और ये पिंड क्या है कि विस्थापित होकर के पिंड कह सकते हैं कि यहां पे आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक जो ये इसका स्थान विस्थापित हुआ, तो ये कहीं ना कहीं हमने वर्क किया, यानी फोर्स जब इसका लगा तो इसका जो भी पिंड जो है वो विस्थापित हुआ, यानी बल की दिशा में। और स्वाभाविक बात है अगर इधर से इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो पिंड का विस्थापन भी किस दिशा में होगा? इसी दिशा में होगा। ऐसा थोड़ी ना कि बल हम इधर से लगाए और पिंड इधर चला गया, वैसे तो नहीं होता है। जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में उसका विस्थापन भी होगा। फिर इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्क कह सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन। वर्क जो होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन। अब समझते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। अगर बात करें W बराबर होता है Fs cos थीटा। यहां से आपको कई बार जो है वो न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे अब टोटली हम जो डिपेंड करता है वो हम समझते हैं सभी चीज़ों को। सबसे पहले तो क्या क्या ये सभी बिंदु है वो सभी चीज़ों को। तो W यानी वर्क, F यानी कितना हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर, S तो आपको पता है कह सकते हैं कि विस्थापन कितना उसका गति में विस्थापन हुआ, और cos थीटा ये आपको पता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि थीटा के वैल्यू पर। अगर मान लेते हैं कि एक दिशा में अगर कहीं कह सकते हैं कि एक दिशा में हमने विस्थापन लगाया, एक दिशा में हमने फोर्स एक दिशा में लगा, इसका विस्थापन अगर हुआ, इसके बीच में जो भी एंगल बनता है यानी थीटा एंगल्स जो भी बनेगा,
कह सकते हैं कि कार्य दो सदिश राशियों का गुणनफल है, परंतु यह एक अदिश राशि है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इन चीजों को हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां से हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम बात करें थीटा का वैल्यू अगर हम 0 कर दें, तो हम जानते हैं कि एफ एस और कोस थीटा और कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो ऐसे में कंडीशन में कह सकते हैं कि मेरा कार्य अगर होगा, अगर थीटा बराबर 0 हो जाए तो वर्क मेरा क्या होगा, तो 1 होगा, जो कि महत्तम कह सकते हैं कि होगा। और अगर जैसे थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, यानी जैसे ये 90 डिग्री होगा, जैसे ये 0 होगा, तो ये मेरा वर्क क्या होगा, यानी 0 होगा। यानी कह सकते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कार्य मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो याद रखिएगा इन सभी चीजों को। यहाँ पे वैल्यू भी आप देख सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है। कोस थीटा का अगर वैल्यू देखें तो जैसे कोस थीटा की जगह पे, थीटा की जगह जैसे हम 0 लेंगे, कोस 0 तो 1 होता है, कोस 90 0 होगा। कार्य दो सदिश राशियों का गुणनफल है, परंतु कार्य एक अदिश राशि है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बल जो है ये भी सदिश राशि है और विस्थापन ये भी कह सकते हैं कि सदिश राशि है, लेकिन दोनों का गुणनफल अगर देखा जाए तो ये क्या आ रहा है, ये अदिश राशि आ रहा है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के गुणनफल जो है वो एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल यहाँ से पूछा भी गया है कि वो कौन सी अदिश राशि है जिसके जो है वो दो सदिश राशियों के गुणनफल के बराबर होता है, तो वो होगा कार्य या तो फिर वर्क। साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अगले जो है वो ऊर्जा के बारे में। तो सिंपल सबसे पहले कार्य तो आप समझ गए कि कोई भी वस्तु है उसके जब तक विस्थापन या कह सकते हैं कि बल की दिशा में जो विस्थापन होता है, वो दोनों के बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा यानी एनर्जी। अब थोड़ा सा हम समझते हैं एनर्जी या ऊर्जा होता क्या है। साथ ही साथ एक चीज आप पढ़े होंगे कि कह सकते हैं कि ऊर्जा का ना ही कभी हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही हम उसका कभी नाश कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ना ही हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम समाप्त कर सकते हैं। ये हमारे बस की चीज नहीं है। ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी जो होता है वो हमेशा क्या है, समान है। जो भी है कह सकते हैं कि अगर कहीं मान लेते हैं कि अगर 100 है तो ऐसा नहीं, मान लेते मेरे पास 100 रुपया है तो इसको क्या है हम कभी खर्च करके हम 50 कर सकते हैं, कभी हम क्या है कि इसको कम करके या तो इसमें जोड़ करके हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एनर्जी के साथ वैसा नहीं है। एनर्जी जो है वो 100 ही है। अब समझिए इस तरह से, मान लेते 100 रुपया है, आपने 50 रुपया खर्च किया तो ये 50 रुपया किसी के पास तो गया होगा, ये 50 रुपया किसी न किसी के पास गया होगा। भले आपके पास से खर्चा हो गया, लेकिन किसी के पास ये 50 रुपया क्या हुआ, 50 रुपया वो तो कमा गया, यानी उसके पास आ गया। उसी तरह से अगर आपको कोई 50 रुपया दे देता है, अगर आपके पास 50 रुपया आ जाता है तो कहीं ना कहीं किसी के पास तो खत्म हुआ, यानी किसी को हानि हुआ तब तो आपको लाभ हुआ। तो यानी कहने का अर्थ क्या है, वो पैसा जो यहाँ था वो पैसा आपके पास आ गया। तो यानी कह सकते हैं सेम टाइम अगर बात करें ऊर्जा की तो वही इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं जितना यहाँ पे ह्रास हुआ वो कहीं ना कहीं उतना ऊर्जा जो है वो एक दूसरे जगह उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमेशा जो होता है वो रिमेन्स सेम होता है, यानी एक दूसरे से इसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी एक दूसरे जगह से कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह इसका स्थानांतरण होता है, लेकिन इसका ह्रास और ना ही ये कभी समाप्त होता है और ना ही हम इसे अपने ओर से उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगर हम बात करें इनकी परिभाषा की तो थोड़ा हम समझते हैं। कहता है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता जो होती है उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को, इफिशियंसी को ही हम तो क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं। जैसे अगर हम समझते हैं एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक वस्तु है यहाँ पे, उसी के बगल में एक और वस्तु है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वस्तु जब यहाँ से आया तो यहाँ से क्या हुआ कि इसकी दिशा में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इसका जो है वो विस्थापन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या कि इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लिए बी। तो यानी ए के द्वारा लगने पर बल लगने के बाद भी बी का जो है वो स्थान कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिला। तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे 0 है। लेकिन जैसे अगर हम इस तरह से अगर दो अलग अलग वस्तुओं की अगर बात करें, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे है बी और यहाँ पे है ए। अगर ए कह सकते हैं कि अगर अगले दिशा में, या तो कह सकते हैं कुछ इस तरह से समझिए,
अगर मान लेते हैं कि ये वस्तु है, इसको हम बोल देते हैं बी, और यहाँ पे एक और मान लेते हैं, इसको हम बोले ए। ये क्या है कि इस दिशा में ये फोर्स लगाया, ये इस दिशा में फोर्स लगाया। अब जैसे इस दिशा में फोर्स लगाएगा तो कहीं ना कहीं इसका जो है वो देखने को मिलेगा कि इसका जो है वो विस्थापन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्या है कि कुछ ना कुछ ये वेलोसिटी के साथ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेग के साथ ये आगे आ रहा है। तो किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता है, जो क्षमता जो है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे कि कैसे हम सभी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि ऊर्जा, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। साथ ही साथ याद रखिएगा ऊर्जा एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इसका एसआई मात्रक जो वो जूल होता है। बात करेंगे, अगर बात करते हैं इनके, अब हम समझते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, यानी इसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। याद रखिएगा, कार्य द्वारा जो भी प्राप्त ऊर्जा जो है उसी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो हमें तो कोई ऊर्जा कह सकते हैं कि कोई ऊर्जा जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, या तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत ही हम इसको फिर से हम विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। तो याद रखिएगा, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के प्रकार में अगर बात करें तो दो टाइप्स में हम मुख्य रूप से बात करेंगे। पहला है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। अगर जैसे हम बात करें, कोई अगर द्रव्यमान है, अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी द्रव्यमान यहाँ पे है, और इसमें अगर वेग है, यानी इस पे वेलोसिटी है, यानी इसमें जो है वो वेग है, तो वो हम कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से जो होगा वो गतिज ऊर्जा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये गतिज ऊर्जा में आएगा। यानी कोई भी द्रव्यमान है और अगर उसमें वेलोसिटी है या तो उसमें वेग है, तो हम कह सकते हैं कि ये गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। या तो फिर इसका डेफिनेशन के आधार पर अगर हम समझें तो इस तरह से कुछ समझ सकते हैं कि किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, यानी कह सकते हैं कि किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब समझ सकते हैं कि किसी वस्तु में गति, अगर मान लेते हैं गति है, तो गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है, स्वाभाविक बात है अगर किसी वस्तु में गति है उसके कारण से कुछ तो उसमें क्षमता बढ़ेगा, और क्षमता बढ़ने के कारण से जो वस्तु में कह सकते हैं कि उसी को वस्तु को हम क्या कहेंगे, तो गतिज ऊर्जा कहेंगे। यानी अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु हम रख दिए, यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी एक हम गति किए, यहाँ से ये क्या है कि गति हुआ। अब यहाँ से करने के बाद इसमें जो क्षमता आएगा, इसके जब यहाँ से फोर्स लगा तो इसमें जो गति उत्पन्न हुआ, इसमें जो गति उत्पन्न होगी तो कहीं ना कहीं इसमें कार्य करने की एक अपनी क्षमता आई है इस गति के कारण से, और गति के कारण से जो कार्य करने की क्षमता आती है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जैसे अब यहाँ पे बात करें एम, अगर कहीं बात करें कि एम द्रव्यमान से वस्तु किसी भी वेग से चल रही हो, अगर एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही हो तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होता है वो हाफ mv² होता है। इन सभी के बारे में आप बहुत बार पढ़े होंगे कि गतिज ऊर्जा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² के बराबर होता है। लेकिन आइए थोड़ा सा हम इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा और डिटेल से इसका समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये हाफ mv² आया कैसे और किस तरह से ये कार्य करता है। उसके पहले हम कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर बात करें कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। अब यहाँ पे m क्या है, तो मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। के आई मतलब के ई हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से क्या है कि चार टाइप से आपके एग्जाम्स में कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। यहाँ से सबसे प्रमुख क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से बनता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो दोगुनी हो जाएगी। याद रखिएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी।
और अगर द्रव्यमान उसकी आधी कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो आधी हो जाएगी। याद रखिएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द्रव्यमान का यानी मास का। अब हम समझते हैं इन सभी चीज़ों को, हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि m बराबर हम यहाँ पे मान लिए 3 और v बराबर हम ले लिए 2 यानी वेलोसिटी 2। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी का अगर हम वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना m, मास कितना लिए हुए हैं 3 लिए हुए हैं, और v कितना है तो 2 है। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ से हम यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम अगर पुट करें तो 1/2 गुना हो गया 3 और गुना हो गया 4, यानी इसको हम काट देते हैं, 2 दूना 4 तो 3 दूना 6, यानी इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका 6 आ जाएगा। अब जब हम अगर मास यानी द्रव्यमान अगर 3 लेते हैं और वेग यानी वेलोसिटी जो है वो 2 लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होता है तो 6 हो जाता है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दें, यानी द्रव्यमान 3 था उसको हम 2 गुना करके 6 कर दें, तो इसके गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा उस चीज़ों को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर हम बात करें, इसके पहले हम बात किए थे कि अगर कहीं m 3 लिए थे, अब हम क्या है कि उसको हम 2 गुना कर रहे हैं, यानी हम m जो है वो कितना ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, यानी द्रव्यमान को हम 2 गुना कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन पे जो हो जाएगा वो हाफ m कितना ले लिए 6 ले लिए, और v मेरा वेग जो है वो सेम है, यानी वेलोसिटी जो है वो 2 ही रखे हैं, तो इसका हम गुना करके हम 2 दूना 4 यानी ये 4 हो गया। इसको हम जब काट देंगे तो ये आ गया 2 दूना 4 यानी 6 दूना 12। अब देख सकते हैं कि जब हम जैसे हम द्रव्यमान को 2 गुना किए तो काइनेटिक एनर्जी में यानी गतिज ऊर्जा में भी जो हुआ वो 2 गुना हो गया। जैसे हम द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा में भी क्या होगा परिवर्तन, वो भी 2 गुना हो जाएगा। जैसे हम द्रव्यमान को आधा करेंगे यानी 1.5 कर देते हैं, मान लेते हैं कि इसके पहले हम 3 लिए थे, अब क्या है कि हम द्रव्यमान को आधा कर देते हैं, तो वैसे में कंडीशन पे क्या होगा तो 1/2 गुना क्या होगा 1.2 1.5 हो गया, फिर गुना आ जाएगा आपका 4। फिर जैसे यहाँ से आप काटेंगे इसको 2 दूना 4 यानी 2 को 1.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जैसे हमने द्रव्यमान को 2 गुना किया तो गतिज ऊर्जा में क्या हुआ वो 2 गुना हो गया। जैसे हमने द्रव्यमान को आधा कर दिया तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा में भी देख सकते हैं कि ये भी क्या है आधा हो गया है। तो ऐसे कंडीशन पे होता क्या है कि जब भी हम द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी, जैसे हम द्रव्यमान आधा करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी होगी। तो यहाँ से आप बिल्कुल याद रखेंगे इस चीज़ को, कई बार आपसे न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है। साथ ही साथ हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ से पहला तो 2 आपका क्लियर हो चुका होगा कि द्रव्यमान अगर 2 गुना करेंगे तो 2 गुना होगा, अगर आधी करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी होगी। लेकिन आगे अगर बात करें कि वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए, अगर वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। याद रखिएगा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेग का और यहाँ पे हम बात कर रहे थे द्रव्यमान का, तो ये दोनों में सिर्फ आपको अंतर समझना है कि द्रव्यमान अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी, द्रव्यमान आधी करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी होगी, अगर वेग 2 गुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और वेग अगर आधा करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाएगी। बस ये 4 कंडीशन आपको याद रखना है। हालांकि ये याद करने की चीज़ ही नहीं है, आपका ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक हेतु है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इसको। तीसरा हम समझते हैं कि कह रहा है कि वेग 2 गुना कर दिया जाए, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे m बराबर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, m बराबर मान लिए 3 ले लिए, और यहाँ पे क्या है कि v बराबर हम वैल्यू ले लिए 4। अब क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन पे जो गतिज ऊर्जा होगा यानी काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुना mv² यानी m की जगह पे 3 है और v² यानी 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 16 हो गया, तो 2 8 16, इसको हम कितना पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वस्तु का वेग 2 गुना करने पर उसकी वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी।
अगर इसके पहले अगर हम बात किए थे कि इसके पहले हम वेग कितना लिए थे, वेग इसके पहले हम 2 लिए थे, तो 2 ले रहे थे तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा था, 6 हो रहा था। लेकिन जैसे हमने वेग को दोगुना किया, यानी v को जैसे हम दोगुना किए यानी 2 से 4 किए, वैसे मेरा गतिज ऊर्जा 6 से बढ़कर कितना हो गया, 24 हो गया। यानी कह सकते हैं कि 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इसी आधार पर जो यहाँ से हमसे सवाल पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा का मान वेग दोगुना करने पर कितना होगा, द्रव्यमान का दोगुना करने पर कितना होगा, या तो द्रव्यमान का आधा करने पर क्या होगा। और उसके बाद क्या है कि ऑप्शन में हमको फंसाता है, आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, 1/2, 1/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इस तरह से कई बार हमको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है जो वो है, कह रहा है कि वेग आधा कर दिया जाए। अगर वेग को हम आधा कर दें तो क्या होगा। तो इसके पहले क्या था कि m बराबर 3 था, m बराबर 3, यानी इसको हम पुट करते हैं 1/2। m तो यानी मास द्रव्यमान तो सेम है, यानी 3 ही है, और इसको हम वेग को आधा कर दिए, यानी इसको हम क्या किए, आधा कर दिए, यानी 2 से आधा करेंगे तो यानी 1 हो गया, यानी बराबर कितना हो गया, 3/2। इसको हम अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। अब देख सकते हैं कि ये 1.5 जो है वो कितना है, 1/4 ही तो है 6 का, 6 का 1/4 ही तो है। जैसे हम इसको 4 से हम जैसे इसको गुना करेंगे, 4 से इसको गुना कीजिए, देखिए आपका 6 आता है। तो यानी कहने का अर्थ है कि अगर वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर वेग को हम कह सकते हैं कि वेग को अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और वेग अगर आधा करेंगे तो उसको वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होगी वो 1/4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं कि आखिर में जो 1/2 mv² जो आया वो आया कैसे। तो इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई ये द्रव्यमान रखा हुआ है, यहाँ से कह सकते हैं कि ये वस्तु एक यहाँ पे है। अब यहाँ से जैसे ये वेलोसिटी, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से जैसे ये वस्तु बढ़ा, यहाँ से जैसे ये वेग में आया, तो इसका परिवर्तन जो है वो स्थान परिवर्तन होकर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे स्थान परिवर्तन हुआ यानी ये 0 में आ गया, इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 आ गया। तो इस वस्तु का यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जो ये समय है, ये जो इसको हम एस कहते हैं, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि एक जगह पे दूसरे जगह पे क्या हुआ, यानी स्थान परिवर्तन जो हुआ, जिसने कह सकते हैं कि ये दूरी तय किया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ से हम समझते हैं कि आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या है, v है यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि हम इसको क्या है, फाइनल जब यहाँ वस्तु यहाँ पे क्या है, रुक गया ये। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना इसका कह सकते हैं कि स्थान में एक जगह से दूसरे जगह पे क्या हुआ, विस्थापन हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, s, यानी डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, v² - u² बराबर 2as, इसको आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। v यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u यहाँ पे क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी है। 2as, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और s आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है। आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम समझते हैं। फाइनल वेलोसिटी जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या है, 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी यानी u क्या है मेरा, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा v है, तो u² यानी v² हो गया, बराबर 2as। अब आप एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। आप पढ़े होंगे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, अब यहाँ से अगर हमको a निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, F/m कर सकते हैं। यानी अगर हमको यहाँ से a फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, F/m। तो यहाँ से क्या किया हमने कि a के जगह पे F/m पुट कर दिए, a के जगह पे हमने क्या किया, F/m पुट कर दिए। अब यहाँ पे v² माइनस, ये माइनस साइन आ जाएगा, -v² बराबर -2F/m, और s ये ऊपर वाला ये सेम आ गया, 2 तो सेम आ गया। a के जगह पे हमने क्या किया, F/m पुट कर दिए, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का साइन क्यों आया, यहाँ पे हमको समझने वाली बात है। तो इसके पहले हम एक क्लास लिए थे, उसमें से हम बताए थे कि अगर मान लेते हैं हम दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति हमसे वो आगे निकल गया, तो यानी मेरे लिए क्या है, हम तो पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी हम तो शून्य की ओर जा रहे हैं, यानी हम तो इनिशियल की ओर आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा
कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे कंडीशन पे मेरा नेगेटिव देखा जाता है, लेकिन किसी को छोड़ करके हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम अगर पीछे हो रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, धीरे धीरे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 तक आ गया। यानी यहाँ पे ऐसे कंडीशन को हम एक वर्ड यूज किए थे, रिटार्डेशन, जिसे हम मंदन भी कहते हैं, मंदन भी कहते हैं या तो रिटार्डेशन कहते हैं। अब यही कारण है कि इसी के कारण से हम साइन जो यहाँ पे यूज करते हैं वो -f/m का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, इसीलिए हम ये माइनस और ये माइनस माइनस कट गया, और भी स्क्वायर बराबर यहाँ से फिर हम एफ एस को क्या किए, ये एफ एस को एफ इंटू एस जो है हम ले गए इधर, और एम ये एम जो है वो यहाँ से गुना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर बटा 2। अब एफ एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप पढ़े होंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कह सकते हैं कि जितना बल में जो भी उसका विस्थापन हुआ, कोई भी बल अगर हम लगाते हैं तो उसी को मान लेते हैं, कोई ये द्रव्यमान है, इसमें हमने फोर्स लगाया, इस पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, इसका जो है वो जो भी इसका विस्थापन हुआ, यानी जो भी कह सकते हैं कि ये वस्तु अगर विस्थापित हो गया, तभी ना हम कह सकते हैं कि मेरा वर्क जो हुआ वो डन हुआ, यानी कह सकते हैं कि वर्क जो मेरा क्या हुआ, फाइनली काम किया, यानी कह सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा वर्क है। लेकिन हमने यहाँ पे बल लगाया, लेकिन ये वस्तु जो है यहाँ से ये कह सकते हैं कि विस्थापित नहीं हुआ, तो वैसे में जो मेरा बल यानी कह सकते हैं कि जो मेरा कार्य हुआ वो क्या हुआ, शून्य हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन, और हाफ एम बी स्क्वायर, इसी को हम लिख दिए वर्क डन बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, और वर्क डन बराबर यहाँ पे हम लिख लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो याद रखिएगा, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं इसको। अगर आगे बात करें गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, तो यहाँ से भी आपसे एक दो बार सवाल पूछा जाता है। जैसे इसके पहले हम दो चीज़ का चर्चा किए कि द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। अगर द्रव्यमान यानी कह सकते हैं कि अगर कहीं मास को हम दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होगा, दोगुना होगा। अगर मास को हम आधा करेंगे, मास को हम अगर कहीं आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी आधा हो जाएगा। उसी तरह से हम अगला बात किए कि अगर वेलोसिटी को अगर हम दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर वेलोसिटी को हम आधा करेंगे यानी एक कह सकते हैं कि आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन हम इससे पहले पढ़ चुके। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछ दे कि अगर संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ से भी आपसे सवाल बन सकता है। तो ये 5वां कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर कहीं संवेग और गतिज ऊर्जा में ये दोनों का संबंध अगर पूछ दे, यानी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो ऐसे कंडीशन पे आपको क्या करना है कि संवेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर कहीं संवेग को अगर दोगुना कर दिया जाए यानी मोमेंटम को अगर दोगुना कर दिया जाए, मोमेंटम को अगर दोगुना कर दिया जाए तो वैसे में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 4 गुनी हो जाएगी। वैसे में अगर मोमेंटम को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुनी हो जाती है। अगर पूछा जाए इन दोनों के रिलेशन के बारे में तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। यहाँ से भी आपसे कई बार न्यूमेरिकल में सवाल पूछा जाता है, जहाँ पे p समझ सकते हैं कि ये संवेग होता है, संवेग जिसको हम mv यानी मास इंटू वेलोसिटी। अरे संवेग है क्या, कोई भी द्रव्यमान है उसमें जो वेग आया उसी को हम ना संवेग कहते हैं। कोई भी द्रव्यमान है उसमें उत्पन्न जो भी वेग है उसी को हम क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। तो यहाँ पे p क्या है, p जो हो गया आपका हो गया मोमेंटम यानी संवेग, और m तो यहाँ पे पता है मास हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये सारा चीज़ आपको पता है। चलिए हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला बात करते हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। कई बार आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से संबंधित एक्चुअल में वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। हालांकि ये इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी। एक वस्तु के गतिज ऊर्जा में जो अंतर आ जाएगा या कह सकते हैं कि उसमें हुई कमी को हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से समझ सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है, मान लेते हैं हम आपने एक बैंक में 100 रुपया, आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपया पैसा था। अभी आप बोल रहे कि अभी मेरे अकाउंट में जो है वो 30 रुपया है बचा हुआ है, यानी 20 रुपया क्या हुआ, यानी कह सकते कि 70 रुपया क्या हुआ, यहाँ से 70 रुपया का ह्रास हुआ।
और ये 70 रुपये आपने क्या किया, जरूर यहाँ से निकाला होगा तभी तो यहाँ से 70 रुपये आप निकाल लिया, लेकिन बचा आपके पास कितना, 30 रुपया। तो ये 30 रुपये जो आपके पास स्टोर बचा हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा एनर्जी के रूप में कह सकते हैं कि ये हुआ। और वर्क हमने क्या किया, यहाँ से 70 रुपये हमने क्या किया, 70 रुपये हम यहाँ से कह सकते हैं कि ह्रास हुआ। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम दूसरा चीज़ एक और एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते कि यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, यहाँ से आपने क्या किया कि 100 से यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो गतिज ऊर्जा है उसमें कह सकते हैं कि आपका 100 था। अब 100 के गतिज ऊर्जा आने के बाद यहाँ से आपने क्या किया, ये वस्तु जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ तक पहुँच गया, ये वस्तु जो है वो यहाँ तक पहुँच गया। पहले ये वस्तु जो था वो बिल्कुल शून्य था, आपके इस गति के कारण से ये वस्तु जो है वो विस्थापित होकर यहाँ तक पहुँच गया, ये वस्तु जो है वो यहाँ तक विस्थापित हो गया। अब आपको समझना कि कह सकते हैं कि इसके पास तो कोई वेग नहीं था, ये तो बिल्कुल अस्थिर था, तो ये फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको कुछ तो वेग की आवश्यकता हुई होगी, तभी तो ये यहाँ से यहाँ तक आया। तो कह सकते, और जब इसको पूछा गया कि जब आप इतना गति करने के बाद आपके पास कितना वेग बचा, मैंने बोला कि मेरे पास जो वो 60 बचा, यानी मेरे पास गति ऊर्जा जो अब बच गया है वो 60 बच गया है। तो बोला भाई 40, तो 40 कहाँ गया, ये तो ऊर्जा कभी तो ख़त्म नहीं होता। बोला नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, एक्चुअल में जो 40 बचा इसके अलावा यही 40 को तो हम इसको दिए, यही 40 को तो हम इसको दिए, जो कि यही 40 का यूज़ करके वो यहाँ तक पहुँच पाया। तो कह सकते हैं कि ऊर्जा कह सकते हैं कि यहाँ से अब देखिए 100 से लेकर 60 तक ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस आया वही ना बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी। यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो कह सकते हैं कि डिफरेंस हमको दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम से कंसेप्ट से आता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करते हैं। आप कैरम बहुत बार देखे होंगे, कैरम खेलते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 4 कॉर्नर बने होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉइन है, यहाँ से एक कॉइन को हमने क्या किया कि यहाँ के कॉइन से हीट किया। जैसे आप ये कॉइन से हीट किए, मान लेते हैं ये कॉइन के पास एनर्जी जो था पहले वो लगभग मान लेते हैं कि 100 था। अब 100 एनर्जी होने के कारण से क्या हुआ, जैसे ये कॉइन यहाँ पे हीट करेगा तो इसका जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये स्लो होता है, और 100 से ये कितना आ जाता है, 100 से ये मान लेते हैं कि अगर कहीं मान लेते हैं 80 में आ गया। अब बोला कि 100 से इसमें जो 80 आया यहाँ से पहुँचने बाद, तो बाकी का जो 20 गया वो कहाँ पे गया, तो 20 बोला कि जब जैसे ये हीट किया तो ये 20 जो है वो इसको दे दिया, और यही 20 ये ले करके कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह स्थान परिवर्तन हुआ, तभी तो इसका स्थान एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन हुआ। यानी कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कहीं हम जाते हैं, ठीक है, कहीं हम गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे, मेरे पास मान लेते हैं कि 200 रुपये थे, मेरे पास 200 रुपये थे, हम यहाँ से यहाँ तक आए। अब इसके पास एक भी रुपया नहीं था, इसके पास एक भी रुपया नहीं था, फिर भी ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया। अब बोले भाई जब इसके पास ये पैसे ही नहीं थे तो ये यहाँ तक पहुँचा कैसे, और जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको आने के बाद मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास 100 रुपया बच गया, मेरे पास क्या है कि 100 रुपया बचे, यानी 100 रुपया अब क्या हुआ, बोला यही 100 रुपये जो मेरे पास बच गए थे, 100 रुपये जो बच गए थे वो 100 रुपये हमने इसको दिया, और यही 100 रुपये की मदद से ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाया। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये कंसेप्ट जो है वो सारा क्लियर हो गया होगा। आइए हम थोड़ा समझते हैं आगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो पहला था गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा के बारे में, यानी पोटेंशियल एनर्जी। कहता है किसी वस्तु में उसकी अवस्था या तो फिर उसकी स्थिति के कारण से जो कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लेते किसी वस्तु की उसकी अवस्था या तो स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है। जैसे बांध बनाकर जो हम जल इकट्ठा करके रखते हैं वो क्या है, तो वो स्थितिज ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। उसी तरह से घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा
ये भी क्या है, ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। तनी हुई स्प्रिंग या तो फिर कमाने की ऊर्जा, इसको हम भी क्या कह सकते हैं, ये भी जो है वो स्थितिज ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु कार्य करता है, यानी जब भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में जब काम करता है, तो ये एक दूसरे के में कह सकते हैं कि ये काम करता रहता है। जैसे अगर मान लेते हैं एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, पहले ये क्या था कि मान लेते हैं कि गतिज ऊर्जा में था, गतिज ऊर्जा में था। जैसे ये स्प्रिंग दबा, जैसे ये स्प्रिंग दबा तो कुछ इस तरह से करके आ गया। तो ये कह सकते हैं कि जैसे ये एक जगह पे सिकुड़न हुआ, तो ये जैसे ये गतिज ऊर्जा में पहले था, गतिज से ये कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में आ गया। या तो फिर कह सकते हैं कि कोई स्प्रिंग जो था वो पहले क्या था कि स्थितिज ऊर्जा में था, यानी कह सकते हैं कि स्थितिज में था, लेकिन उसकी अवस्था और स्थिति के कारण जो उसमें क्षमता बढ़ा, जैसे कह सकते हैं कि इसमें खिंचाव हुआ, तो वो क्या हुआ कि इसका एक फैलाव हुआ, जिसके कारण से कह सकते हैं कि वो क्या हुआ, गतिज में बदला। तो इस तरह से क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के कह सकते हैं कि ये कार्य करते रहते हैं एक दूसरे के प्रति। तो याद रखना है कि ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों जो है वो यांत्रिक ऊर्जा का ही कह सकते हैं कि पार्ट है। अगर आगे बात करें कि गुरुत्व बल के जो विरुद्ध संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। याद रखिएगा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं इस तरह से। अगर बात करें ये पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। अब यहाँ पे m क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास, g हो गया गुरुत्वजनित त्वरण, और h क्या है, यहाँ पे ऊंचाई है। अब यहाँ से भी आपसे कई बार सवाल जो है वो न्यूमेरिकल टाइप से पूछ लेता है। जैसे आपको मास दे दिया, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कह सकते कि गुरुत्वजनित त्वरण, यहाँ से g का वैल्यू दे दिया और आपको h का भी वैल्यू दे दिया। यहाँ से बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर बताइए कि क्या होगा। यहाँ से भी ये कुछ वैल्यू दे दिया, मान लेते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी दे दिया, ये तीनों का वैल्यू दे दिया आपसे, और यहाँ से क्या कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पूछ लिया। तो कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्टली पुट कर दिए, या तो फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दे दिया, एम का वैल्यू दे दिया और एच का वैल्यू दे दिया, जी का वैल्यू आपसे पूछ लिया। तो इस तरह से क्या है कि कोई भी 2 या 3 दे करके आपको किसी भी एक चीज़ का आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से कई सारे सवाल बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो भी कंसेप्ट था वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।